आदित्य, भावना, दिव्यांशु, हर्षित, करण, मोनिका, निर्भीक, पूजा, रुद्राक्ष, शिवानी, यश स्क्वायर। 2 यश हैं तो यश स्क्वायर। ये कैसा रहा संडे आपका? पता ही नहीं चला कब आया और कब गया। मतलब अच्छा था कि भाई बोरिंग था, इसलिए बोरिंग था। आपका भी फर्स्ट डे है? ओके, सेकंड डे है। क्या नाम है आपका? सलोनी। और आप? करिश्मा। मुझे याद आ गया, करिश्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि व्हाट इज द कंटेंट कवर्ड इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। 100 मार्क्स का आपका पेपर है। 80 मार्क्स जीएसटी का वेटेज है, 20 मार्क्स कस्टम्स का वेटेज है। एंड पेपर पैटर्न, जो नया पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट ने दिया, में 4 पार्ट्स आपको मिलेंगे, ए बी सी डी। ए और बी जहां पड़ोसी मदद कर सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, और सी और डी हाँ आपको स्वयं अपना ध्यान रखना है। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। जो 4th पार्ट होगा, पार्ट डी, दैट इज कंपलसरी, जहां पे आपको 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और जो सी पार्ट है वो सबसे अच्छा पार्ट है। क्यों? कि 6 में से 4 करने पड़ेंगे। लेकिन प्रोफेशनल एग्जाम में कोई राजा 1 वीक सीरीज, तो आज हम अपने कंटेंट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताया। उसके अलावा जो हमारा पढ़ने का पैटर्न रहेगा, जो क्लास जिस फ्लो में चलेगी, उसमें सबसे पहले हम कस्टम्स को कवर करेंगे, क्योंकि कस्टम्स हमारा 20 मार्क्स का वेटेज देता है। ठीक है, और 20 मार्क्स का वेटेज देता है। और यस, है ना। तो जो दूर वाले बच्चे हैं, जो ऑनलाइन ले रहे हैं, उनके लिए मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कस्टम्स को कवर करेंगे। 20 मार्क्स है, एंड आफ्टर दैट वी वुड गो फॉर जीएसटी, जो 80 मार्क्स है। और मैंने आपको बोला था कि जीएसटी है वो कौन है? मोटू सेठ। तो कस्टम है वो कौन है? छोटू सेठ। तो पहली लड़ाई छोटू सेठ से और दूसरी लड़ाई मोटू सेठ से। तो कस्टम्स पे बात करते हैं। पढ़ने का, इसके पहले एक और बात, पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? आपको मिलेंगे प्रिंटेड नोट्स ऑफ डीसीसी के आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। इन नोट्स का जो बेस है वो होगा ICMAI का स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल नोट्स का बेस रहेगा, यानी आपके स्टडी मटेरियल में जो जो कंटेंट कवर किया गया है वो कंटेंट नोट्स में भी कवर किया जाएगा, या यूं कह दीजिए वही कंटेंट नोट्स में कवर किया जाएगा, बट इन अ सिंप्लीफाइड मैनर, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें और दिमाग में रख सकें। इसके अलावा बहुत सारी क्लास नोटिंग्स रहेंगी, यानी क्लास नोटिंग्स इन सेंस, इन क्लास वी विल डू लॉट्स ऑफ डायग्राम्स, हम चार्ट्स बनाएंगे, की पॉइंट्स लिखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स लिखेंगे, ताकि चीजों को कैसे रिमेंबर किया जा सके, समराइज किया जा सके। तो क्लास नोटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और उसके लिए आप क्या करेंगे? अपनी एक सेपरेट नोटबुक बनाएंगे। जो भी हम क्लास में नोटिंग्स कर रहे हैं वो उस नोटबुक में आपके पास रहेगी। इस तरीके से हम कोर्स को कवर करेंगे। और जैसे ही हमारा कस्टम कवर होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? सजेस्टेड का मतलब ICMAI के जो प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हम क्लास में सॉल्व करेंगे, ताकि यू विल हैव एन आइडिया कि व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन एग्जाम। जो हमने पढ़ा है वो कितना रेलेवेंट है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द गेम चाहिए क्या? जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं,
वो एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सजेस्टेड क्वेश्चंस ICMAI के जो सजेस्टेड पेपर्स रहते हैं, प्रीवियस एग्जाम्स के जो पेपर्स रहेंगे वो हम क्लास में करेंगे। ये हमारा पैटर्न रहेगा, एक स्टैंडर्ड पैटर्न जो हम फॉलो करते हैं। साथ साथ हम स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करते हैं। स्टडी मटेरियल का मतलब आपके इंस्टीट्यूट ने जो आपको स्टडी मटेरियल इशू करके दिया है उसका हर क्वेश्चन हम क्लास में कवर करेंगे, ठीक, ताकि आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच पता लगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का आइडिया हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। के अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि नेसेसरी हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको अलग से भी करवाऊंगी। और मेरी क्लास में आपको क्या फॉलो करना है? आर क्यूब। आर क्यूब क्या होता है? रीड, रिपीट, रेफर। व्हाट इज रीड, रिपीट, रेफर? रीड करना है मतलब अब आप क्योंकि प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं तो केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ उसे प्रॉपर मीनिंग में समझना। क्लास अटेंड करेंगे अटेंटिव होके, मतलब पड़ोसी पे ध्यान कम, मेरे पे ध्यान कम, हाँ स्क्रीन पे ध्यान ज्यादा। क्लास में पढ़ना है, प्रॉपर मीनिंग में समझना है, क्योंकि नाउ हमें एक इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा कि यू आर नॉट डूइंग बीकॉम ओनली, है ना। तो थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच अपने अंडरस्टैंडिंग पे रखेंगे, अपने पढ़ने के तरीके पे रखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि लॉ है, नया लॉ है, आपने पहले कभी नहीं इनडायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ा है। दिस इज अ वेरी क्रूशियल सब्जेक्ट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर करियर पॉइंट। जब आप इंटरव्यू में जाके बैठेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको आईडीटी से, तो एक वो अप्रोच भी अपने दिमाग में रखेंगे कि ये आगे तक काम आने वाला है। जब अच्छे से पढ़ लेंगे, अब हम अल्बर्ट आइंस्टाइन तो नहीं है ना, कैसे दिमाग में रहेगा? छोटा सा दिमाग, छोटे छोटे बच्चे, इतना सारी पढ़ाई, क्या करना है? रिपीट करना है, रिवाइज करना है। जब रिवाइज करेंगे तो दिमाग में चीजें रिटेन रहेगी कि बादाम कितनी भी खा लें, पढ़ना पड़ेगा, है ना। ज्यादा बादाम खाने से मेमोरी शार्प नहीं होती, रिवाइज करने से होती, तो रिवाइज करना पड़ेगा। और जब रीड करेंगे और रिपीट करेंगे तो उसे एग्जाम में रेफर कर पाएंगे। रीड नहीं किया तो रिपीट किसे करेंगे, और रिपीट नहीं किया तो रेफर किसे करेंगे। और अगर ये सब नहीं किया तो फिर R4 हो जाएगा, मतलब रायता फैल जाएगा। रायते को नहीं फैलाना है, R4 नहीं करना है, R3। और बस थोड़ा सा बहुत छोटा एफर्ट आपको डालना है। जो क्लास में आप पढ़ रहे हैं, मेक इट अ हैबिट, को आप घर जाके वापस पढ़ लीजिए, दैट्स इट। इसके अलावा अगले 1 डेढ़ 2 महीने तक आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है। जितना हम क्लास में पढ़ें, और 1 घंटे की क्लास में हम आपके घर पे पढ़ने लायक 15 से 20 मिनट का कंटेंट ही कवर कर पाते हैं। तो 15 मिनट सब्जेक्ट को दीजिए, जो क्लास में चल रहा है उसे रिवाइज कीजिए, और जितने भी दिमाग में क्वेश्चंस हैं, ओके। तो अभी तक जो मैंने बात की उसमें किसी को कोई डाउट? कुछ नहीं, बढ़े आगे। नहीं दिव्यांशु, अभी तक तो एज फार एज माई नॉलेज गोज दिस इज नॉट अ प्लान। ऑनलाइन ऑफलाइन बैच साथ में ही चलेगा, ठीक है। और मैं मेरी क्लास में पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट करूंगी, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, आप प्लीज अवॉइड दिस टाइपिंग चैट, बिकॉज यहाँ पे जब फुली ऑनलाइन बैच रहता था मैं तब भी मना करती थी कि चैट नहीं टाइप कीजिए, बिकॉज सम कंसेप्ट इज गोइंग ऑन। मैं आपको कुछ फ्लो में समझा रही हूँ, बीच में वो चैट ब्लिंक होती है, तो वो रीड करने में फोकस डाइवर्ट होता है। तो जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप, आई हैव अलाउड यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। आप बात करिए, पूछिए, जो भी आपको पूछना है आप बोल सकते हैं। डन? ऑनलाइन वाले बच्चे अग्री करते हैं इस बात से? यस मैम। ओके, है ना। तो जो भी पूछना है पूछिए, आई विल रिप्लाई यू। तो स्टार्ट कर। आज क्या डेट है? 11th 11 अक्टूबर 2021। चलिए,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? सबसे पहले टैक्स शब्द से आप क्या समझते हैं? अच्छा, खुद से नहीं, मेरे से बात करेंगे ना, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? थोड़ा सा आराम से ऐसी आवाज में बोलिए कि मुझे सुन जाए। अपनी इनकम का कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देना। ओके, एनीवन एल्स? कुछ भी, दो शब्द, कुछ नहीं। मैम हाँ जी, बोले। मैम अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं तो अगर सपोज करो हम कहीं से कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उसका कुछ परसेंट हमें सरकार को देना पड़ता है, जैसे अच्छा, CGST SGST के नाम पर हम देते हैं, ओके वैसे ओके हो गया टैक्स। ओके। अच्छा, इसके अलावा और कोई कुछ बताएगा? मैम हाँ करण। मैम जो चीज हम कंज्यूम करते हैं ना उस पर जो टैक्स लगता है ना वो। जो चीज हम कंज्यूम करते हैं उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, ओके। टैक्स देना आपकी चॉइस है या कंपलसरी देना ही पड़ता है? हाँ, बिकॉज Compulsory है अगर मैम। चॉइस, हाँ अगर चॉइस होती तो फिर हम टैक्स नहीं देते। तो अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो व्हाट इज टैक्स? दिस इज, हाँ दिस इज कंपलसरी एक्सट्रॉशन, एक्सट्रॉशन कहूंगी, कंपलसरी एक्सट्रॉशन ऑफ मनी, कंपलसरी तरीके से की गई पैसे की वसूली। कंपलसरी, सरकार टैक्स वसूल करती है, हमारी इच्छा नहीं होती, मेरे मन में तो बिल्कुल भी नहीं आता मैं टैक्स पे करूं, लेकिन सरकार वसूल करती है इसीलिए हमें देना पड़ता है। तो व्हाट इज द टैक्स? दिस इज अ कंपलसरी एक्सट्रॉशन ऑफ मनी। लेकिन क्या हर कंपलसरी पैसे की वसूली को टैक्स कह सकते हैं? नहीं, फिर तो वो मुंबई वाला हफ्ता वसूली भी क्या हो जाएगा? टैक्स। ऑप्शन तो वहां भी नहीं होता है। तो जब भी हम टैक्स को कंपलसरी एक्सट्रॉशन ऑफ मनी कहेंगे बेटा, तो उसके साथ हम क्या कहेंगे? साथ में एक बात और जोड़ देंगे, एनी लॉ। किसी कानून के तहत की गई कंपलसरी पैसे की वसूली क्या कहलाएगी? टैक्स कहलाएगी। यानी जब भी टैक्स के नाम पे कंपलसरी एक्सट्रॉशन हो रहा है मनी का, उसके पीछे लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन का बैकअप होना ही चाहिए, है ना? उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन का बैकअप होना ही चाहिए। तो कंपलसरी एक्सट्रॉशन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ इज अ टैक्स। या फिर ऐसे कह दें, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, मनी contributed to the government enforced by law। गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट किया गया पैसा टैक्स है, बट दैट मस्ट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। कानून के कहने पर जब हम गवर्नमेंट को कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं? टैक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। हल्क नहीं है, पीछे कोई नहीं आएगा अंदर। लिखिए, ये लिखिए, डेफिनेशन लिखिए अपनी नोटबुक में, दोनों पॉइंट लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब जानते ना हल्क को? हल्क, हल्क। आप तो बिल्कुल मेरी कैटेगरी वाले हो, मुझे भी अभी थोड़े दिन पहले ही पता लगा था। हल्क, हाँ वो, वैसे मेरे को भी थोड़े दिन पहले, मैं आई अवॉइडिंग दिस एवेंजर्स एंड वो इन्हीं का कैरेक्टर है ना? हाँ। पेन मिल गया? दोनों बातें लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हो गया मैम। हो गया, ओके दिशा। डन मैम। ओके भावना। डन। दोस्त बने या नहीं बने आपके? बन गए आप आपस में सब, दोस्ती हो गई सबकी? हो गई। ये फेस टू फेस क्लासेस का सबसे अच्छा फ्लेवर होता है, नहीं तो घर में बैठ के क्लासेस लेने से तो बस मम्मी की नजर रहती है, इधर उधर देख रहा है, सो रहा है, पढ़ रहा है, कहीं मंत्रा तो नहीं लॉग इन करने लग गई। हाँ, तो फेस टू फेस क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मम्मी की नजरों से दूर और दोस्त बन जाते हैं। पढ़ें आगे, ठीक है। देखिए, अगर जब हम ये कहें कि कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ टैक्स है, तो फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाएगी और उस कानून के तहत हमको कह देगी कि टैक्स लगाओ और हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर तो ये क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मनमर्जी नहीं हो गई, और बेचारा बलि का बकरा कौन बना? हमारे जैसे, आपके जैसे भोले भाले ईमानदार लोग, ठीक है, जो कभी कोई रूल ब्रेक नहीं करते। बट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इस तरीके से पावर नहीं दी गई। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को फ्री हैंड छोड़ दिया जाए तो फिर तो कानून बनाएंगे और हम पे टैक्स लगाएंगे, नहीं, उनके ऊपर भी किसी भी टैक्स को लेवी करने और कानून बनाने के लिए एक कंट्रोल सिस्टम है, और वो कंट्रोल सिस्टम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे मैं मेरे शब्दों में कहती हूं, दिस इज अ मम्मी ऑफ ऑल लॉज। सब कानून की मम्मी कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सारे कानून कहां से निकल के आए? कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आए। और इंडिया में कौन सा कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और कौन सा कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, वो कौन डिसाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। यानी उनको एम्पावर कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बात जिस हिसाब से कहता है, जिस तरीके से कहता है, उसको कहा जाता है आर्टिकल। आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जिन हिस्सों में बटा होता है उसे कहा जाता है आर्टिकल, है ना, हिंदी में अनुच्छेद, आर्टिकल। तो आर्टिकल 265 ये कहता है नो टैक्स shall be levied or collected unless authority given by law। लिखिए, नोट करिए आर्टिकल 265 को, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। लेविड, अभी बात करते हैं। इम्पोज, इम्पोज मतलब होता है, लेविड का मतलब इम्पोज। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड अनलेस अथॉरिटी गिवन बाय लॉ। दूर वाले बच्चे लिख लिया सबने? यस मैम। ओके, ठीक है। तो इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 ये कहता है कि हमारे से कोई भी टैक्स, हम पर कोई भी टैक्स न तो लेवी किया जा सकता है ना ही कलेक्ट किया जा सकता है, जब तक कि कानून के द्वारा ऐसी अथॉरिटी ना दे दी गई हो। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हम पे कोई भी टैक्स लेवी नहीं कर सकती, कोई भी टैक्स हमसे कलेक्ट नहीं कर सकती। लेवी का मतलब इम्पोज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इम्पोज शब्द को ऐसे समझे, जब आप रेड लाइट ब्रेक करते हैं, ठीक है, ट्रैफिक रूल ब्रेक करते हैं, तो
आपके ऊपर कोई कानून लगता है इसीलिए तो वो आ जाता है ना ट्रैफिक पुलिस वाला चालान काटने। यानी कुछ लॉ इम्पोज होता है, ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं, तभी तो कलेक्शन होता है आपसे चालान का। जब तक कानून नहीं होगा तब तक कलेक्शन कैसे होगा? तो कोई भी टैक्स न तो लेवी किया जा सकता है ना ही कलेक्ट किया जा सकता है जब तक कि कानून के द्वारा ऐसी अथॉरिटी न दे दी गई हो। अब आप पूछे मैम कानून अथॉरिटी किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा या स्टेट गवर्नमेंट को? और कानून बनाने वाली भी तो कौन है? तो फिर कानून कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो एक ही बात है। कानून पावर देता है और कानून बनाने की पावर तो खुद ही किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे नहीं है? एक और आर्टिकल बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 246, और वो क्या कहता है? पावर टू इनेक्ट लॉ and levy of taxes by central government or state government in a manner as provided in Schedule 7। देखिए फिर बात करते हैं। मैनर मैम लॉ के बात करें। पावर टू इनेक्ट लॉ एंड levy of taxes by central government or state government in a manner as provided in Schedule 7। केवल दो ही आर्टिकल आएंगे आपके, आर्टिकल 265, आर्टिकल 246, 4 है, मतलब 2 और आएंगे, अदरवाइज और ज्यादा कुछ नहीं। और एज सच जब हम कहते हैं ना कि लर्न करना पड़ेगा, इतना कैसे लर्न करेंगे या कैसे हो पाएगा? सिंपल की इज दैट क्लास में जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, अगले दिन मैं आपको स्टार्टिंग में 2 मिनट उसका ब्रीफ देती हूँ, तो 1 मिनट आपका एक रिवीजन वो हो गया। जब क्लास में पढ़ के आप घर पे खुद से जाके पढ़ेंगे, दूसरा रिवीजन वो हो गया। दैट्स इट। तो कैसे याद होगा, कितना याद करेंगे, उसका लोड नहीं लेना है ना। जब वो थोड़ा थोड़ा खुद के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है तो कैपेसिटी भी अपने आप बढ़ जाती है। ये लिखा? ओके। अब देखिए बात, इंडिया में किसी भी कानून को इनेक्ट करने की, कानून को इनेक्ट करना मतलब कानून बनाना, किसी भी कानून को इनेक्ट करने की और उस कानून के तहत टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी या स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर कौन सी मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सारी बातें कहां लिखी हुई हैं? शेड्यूल 7 में। ये शेड्यूल 7 क्या है? यूं कह दीजिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का पावर बैंक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को क्लेरिफाई ना करे तो ममता दीदी और मोदी जी तलवार लेके नहीं खड़े हो जाएंगे क्या? ममता दीदी को जानते हैं ना सब? हाँ, ममता दीदी मोदी जी की चलने देगी? नहीं, वो दोनों तलवार लेके खड़े हो जाएंगे कि यहाँ पे कानून मैं बनाऊंगी, या मोदी जी कहेंगे यहाँ पे कानून मैं बनाऊंगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर बाइफरगेट कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन बोले कि ममता दीदी ये वाला कानून आप बनाओगी, मोदी जी ये वाला कानून आप बनाओगे, फिर कोई लड़ाई है, फिर कोई झगड़ा है, फिर कोई ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स है? तो शेड्यूल 7 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का पावर बैंक है। शेड्यूल 7 ये सिस्टम ड्रॉ करता है कि ये वाला कानून सेंट्रल तुम बनाओगी और ये वाला कानून स्टेट तुम बनाओगे और उसके तहत टैक्स लगाओगे। क्लियर? ठीक, तो शेड्यूल 7 को नोट करेंगे। ये शेड्यूल 7 सुना आपने अभी जब आपने डीटी पढ़ना स्टार्ट किया था?
शेड्यूल 7 3 हिस्सों में बटा हुआ है ना। शेड्यूल 7 आर्टिकल 246, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझ में आई बात? कोई डाउट है तो बोलिए। नो मैम। ओके, देखिए शेड्यूल 7 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से को कहते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे हिस्से को कहते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरे हिस्से को कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। सुना हुआ? हाँ, सुना होगा। दूसरे शब्दों में लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? दिस इज अ वेरी बेसिक ऑफ एनी टैक्सेशन लॉ, है ना। कि सबसे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि इंडिया में टैक्सेशन लॉ कैसे आते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, पावर कैसे इंपोज होती है। तो शेड्यूल 7 3 हिस्सों में बटा है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 को प्यार से बोलते हैं यूनियन लिस्ट, 2 को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो यूनियन लिस्ट है ना, इसके पापा कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर आएंगे उनके ऊपर कानून बनाने की और टैक्स लगाने की पावर किसके पास? सेंट्रल। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जो मैटर यूनियन लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं उनके ऊपर एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वही कानून बनाएगी और वही टैक्स लगाएगी। जैसे आपका सबसे प्यारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वाला मैटर कहां लिखा हुआ है? यूनियन लिस्ट में। इसीलिए इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉज कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्सक्लूसिव पावर है। और कानून और टैक्स कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरीके से हमारी वाली क्लास के मतलब का कस्टम लॉ। कस्टम लॉ भी किसका परव्यू है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कस्टम लॉ से रिलेटेड कानून बनाना और टैक्सेस लगाना किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ममता दीदी यहां पे तलवार नहीं उठा सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया पावर किसके पास? सेंट्रल के पास। दूसरी लिस्ट है लिस्ट 2, जिसका प्यार से नाम है स्टेट लिस्ट। और स्टेट लिस्ट के पापा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। जो मैटर स्टेट लिस्ट में आएंगे उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। और टैक्स भी कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर ने स्टैंप ड्यूटी सुना है क्या? स्टैंप ड्यूटी कहां लगती है? या जैसे जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को, घर को, बिल्डिंग्स को बेचा खरीदा जाता है तो स्टैंप ड्यूटी लगती है। स्टैंप एक्ट के तहत लगती है, स्टैंप एक्ट के तहत। ठीक है। स्टैंप ड्यूटी जो है वो स्टेट का मैटर है। यानी आप अगर गुजरात में जमीन खरीदोगे और बेचोगे तो स्टैंप ड्यूटी की रेट अलग होगी। बंगाल में करोगे तो स्टैंप ड्यूटी की रेट अलग होगी, राजस्थान में अलग होगी, क्योंकि ये किसके हाथ में है? रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के। और उनकी मनमर्जी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। ये कॉन्करेंट लिस्ट के पापा, हाँ बोथ, यानी ये क्या है? ये हम साथ साथ हैं, है ना। हम साथ साथ हैं। एक जी सिनेमा पे एक ही मूवी आती रहती है, हम साथ, फिक्स है वो, दोपहर को कभी भी चला लो, हम साथ साथ हैं। तो ये हम साथ साथ हैं। यानी कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स आएंगे उनके ऊपर कानून बनाने की पावर किसके पास? सेंट्रल एंड स्टेट बोथ। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पे बोला कानून बनाने की पावर, मैंने यहां पे टैक्स लगाने की पावर। लेकिन जब मैं आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बोल रही थी तो क्या शब्द यूज कर रही थी?
कानून बनाने की और उसके तहत टैक्स लगाने की। बट व्हाट आई एम सेइंग हियर, कानून बनाने की यानी इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंट टू बी नोटेड, कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उनके वो टैक्सेशन लॉज नहीं है। कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज, इस बात का बहुत रेलेवेंस है हमारे कोर्स से, कंटेंट से, इसीलिए बार बार फोकस कर रही हूं। कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज नहीं आते, यानी अगर टैक्सेशन लॉ होगा तो या तो यूनियन लिस्ट में होगा या फिर वो स्टेट लिस्ट में होगा, या तो एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल के पास होगी या एक्सक्लूसिव पावर स्टेट के पास होगी। यहां पे नोट कर लीजिए, टैक्सेशन लॉज नॉट कवर्ड इन कॉन्करेंट। Taxation laws are not covered in this list. तो फिर कौन से लॉज आते हैं? जैसे फॉरेस्ट इनकम, जैसे मेडिसिन, इस तरीके के जो कानून हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं जहां पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती। ठीक है, तो ये शेड्यूल्स, पावर बैंक हो गया ना गवर्नमेंट्स का। सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना है कि मुझे कानून बनाने की पावर कहां है, तो क्या रेफर करे? शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना है कि हम कौन सा कानून बना सकते हैं, क्या रेफर करे? शेड्यूल 7। बिल्कुल क्लियर कट बाइफरगेटेड सिस्टम यहां पर प्रोवाइडेड है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इसीलिए तलवार लेके खड़े होने की जरूरत। ठीक है, शेड्यूल 7 नोट कर लीजिए सब लोग। आप लोगों ने कर लिया? यस मैम। दिशा, भावना, हर्षे, हरीश, करण, Yes, ma'am. नोटेड? ओके, दिस इज अ सिस्टम ऑफ शेड्यूल 7। तो अब इस शेड्यूल 7 के हिसाब से हम किसकी पावर पढ़ने वाले हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की। कि कस्टम लॉ बनाने की और कस्टम लॉ से रिलेटेड टैक्सेस लगाने की पावर किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और यूनियन लिस्ट में ये जो कस्टम लॉ है ये कहां पे लिखा हुआ है? एंट्री नंबर 83, नोटेड, और स्टार मार्क करिए, एंट्री नंबर 83। जो मैटर लिखे होते हैं ना उनको 1 2 3 नंबर दिया हुआ है, इसी तरीके से ये एंट्री नंबर 83 कस्टम लॉ। ऐसे तो बहुत सारे मैटर्स हैं बट दैट इज नॉट फॉर आवर रेलेवेंस, so we need to specifically remember entry number 83। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल, अच्छा, कस्टम लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर किसके पास? ये कहां लिखा है? यूनियन लिस्ट में। कौन सी एंट्री पे? 83 83 83। ठीक है, रणवीर कपूर की उसकी रणवीर सिंह की मूवी आ रही है ना, 83 है, 83। कौन कौन रणवीर सिंह का फैन है? ऐसे अपन है तो है, इसमें क्या है? हाँ, तो एंट्री नंबर 83, वो जर्सी नंबर 83 होगी या एंट्री नंबर 83, याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास का टाइम इतना ही था, 140 था, तो थोड़ा थोड़ा गाड़ी को धीरे धीरे चलाते हैं, फिर स्पीड पकड़ेंगे। ओके, यस, ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। मैम हाँ जी। मैम, ये जीएसटी कहाँ पे आएगा? मतलब जीएसटी कौन बनाएगी? अरे यही तो, इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि यही बात ध्यान रखने की है कि जीएसटी कहीं नहीं आएगा यहाँ पर। फिर ये राज की बात है, फिर जीएसटी को लगाने की पावर कहां से मिलेगी वो बाद में पढ़ेंगे। और मैम ये हाँ, लॉ और एक्ट में क्या बोलिए? वापस पूछिए। लॉ और एक्ट। लॉ और एक्ट, हाँ मैम, ये लॉ और एक्ट में डिफरेंस पूछ रहा है हाँ, आपसे। लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस है? ऐसे मान के चलिए कि जब लॉ को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कहीं लिखा जाता है दैट इज एक्ट। किसी भी कानून का नाम पता पूछना है तो फिर एक्ट। कंपनी लॉ के बारे में पूछना है, कंपनीज एक्ट। कस्टम लॉ के बारे में समझना है, कस्टम्स एक्ट। पर्टिकुलर एड्रेस, ओके मैम, ऐसा समझिए। एग्जाम में मत लिखिए ना, ऐसा सवाल आएगा भी नहीं कि
लॉ के घर का पता एक्ट, ऐसा नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि ये चीज इस तरीके से आप समझ। एनीवन एल्स, एनी डाउट? देखिए, इनडायरेक्ट